हेलो गाइस। सो या बहुत दिनों बाद फिर से मिल रहे हैं हम सब दोबारा से। आई नो मैं बहुत ही इरेगुलर हूँ अपने वीडियोस बनाने में, बट टॉपिक्स ढूंढना, उन पे रिसर्च करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज मैं जिन टॉपिक्स की बात करता हूँ हिस्ट्री के ऊपर, जो हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज, तो उनमें बात करना, उनमें फैक्ट्स को एकदम वेरीफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड मैं चाहता हूँ कि भले वीडियोस कम आए, बट जो भी वीडियोस हैं पूरे नॉलेजेबल हों और पूरे तरीके से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव दे सकें एंड आपकी नॉलेज को भी इन्हांस कर सकें, जितना भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ। सो आज हम बात कर रहे हैं ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन के ऊपर। आप कहेंगे ये एकदम से कहाँ से आ गया टॉपिक। सो आपको पता है अभी कि एक महीने पहले अभी कितना बड़ा बवाल मचा था। अभी 12 दिन का सो कोल्ड एक वॉर हुआ था अभी ईरान और इसराइल के बीच में, अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स। कि जो इसराइल ने बोला था कि जो ईरान है वो कुछ महीने में न्यूक्लियर वेपन्स बिल्ड कर लेगा एंड इट विल बी अ डेट्रीमेंटल टू देयर ओन सर्वाइवल। सो इसराइल सेट कि उनका अपना एक राइट टू सेल्फ डिफेंस है, इसलिए वो ईरान पे अटैक कर रहे हैं। ईरान ने भी एक बहुत ही ज़बरदस्त रिटेलिएशन करा इसराइल के ऊपर, जिसकी इसराइल को भी उम्मीद नहीं थी। बिकॉज इसराइल आज तक जितने भी वॉर्स करता है कंपेयर अगेंस्ट जो गाज़ा में उन्होंने जो करा अभी, जो बहुत ही काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो अलग अलग कंट्रीज से लड़ाई लड़ी, फिर चाहे लेबनान हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, फिर चाहे इजिप्ट हो, तो वो सब जो कंट्रीज़ थी बेसिकली वो इतने मॉडर्नाइज नहीं थे, वो इतने मिलिट्री कैपेबल नहीं थे, वो बेसिकली बहुत ही इंफीरियर कंट्रीज़ थे। इसराइल जो था, जिसको अमेरिका का भी एक सपोर्ट मिलता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक पूरा सपोर्ट है उसके पास, उसके पास एक पूरा टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल लेवल पूरी इकोनॉमी है उसकी, एक मॉडर्न वेपन्स है उसके पास, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी है, मोसाद जैसी एक प्रॉपर इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इसराइल से जीतना बहुत ही मुश्किल रहता है। बट ईरान ने भी इस बार एक कड़ी टक्कर दी, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो इसराइल कह रहा था कि वो 3 दिन के अंदर पूरे ईरान के अंदर रेजिम चेंज करा देगा, जो अयतुल्ला अल खमीनी है जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है उनको मार डालेगा, ईरान की पूरी लीडरशिप को ख़त्म करके वहाँ पे जो शाह रजा है उनको वापस से इंस्टॉल करा जाएगा। तो वो नहीं हुआ, 12 दिन तक वॉर चली एंड एंड ऑफ द डे हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप जी को सीजफायर कराना पड़ा। तो समझते हैं कि इशू है क्या एंड ऐसा क्यों है कि ये इशू आज का नहीं है। इशू लाइक 50-60 लाइक बहुत पुराना इशू है ये, ईरान के, इसराइल के और अमेरिका के बीच में। सो ऐसे हमें शुरू से समझना होगा गाइस। सो इन सब की शुरुआत होती है 1925, एग्जैक्टली आज से 100 ईयर्स पहले। लाइक क्या कोइंसिडेंस है वैसे। सो 1925 में पहलवी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी जाती है उस समय के रज़ा शाह पहलवी के द्वारा, जो कि उस समय ईरान के अंदर एक मिलिट्री ऑफिसर थे, और उनकी सुपरविजन में, उनकी अध्यक्षता में एक कू हुआ और वहाँ की जो पुरानी कज्जर डायनेस्टी थी उसे उखाड़ के फेंक दिया गया। 1925 में शाह रज़ा आए, वो वहाँ के मोनार्क बने एंड ही वॉज वेरी प्रो वेस्टर्न। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी ईरान के अंदर करे, लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने वहाँ पे कंडक्ट करे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स वहाँ पे वो लाए। बहुत सारे उनके रिफॉर्म्स सेकुलर रिफॉर्म्स थे, जिनमें सेकुलर चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई, रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई इतना। उन्होंने कहा कि स्टेट को अलग रखा जाएगा रिलीजन से, एक तरीके से जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है उसे इम्प्लीमेंट करा गया। बट उनका एक ड्रॉबैक भी था, जो बहुत सी अरब कंट्रीज़ के अंदर हर लीडर के अंदर एक ड्रॉबैक पाया गया है, वो है उनका डिक्टेटर होना। रज़ा शाह एक बहुत ही बड़े डिक्टेटर थे। वो अपने लोगों पे अत्याचार करते थे, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मरवा देते थे, उनको जेल में डाल देते थे। पॉलिटिकल जो अपोजिशन था उसे बिल्कुल सप्रेस कर दिया था उन्होंने। इसके अलावा कहा जाता है कि बहुत सारे तरीक़ों से उन्होंने कोशिश की थी कि अपने आप को वो ऑटोक्रेट कैसे बनाएं, अपनी पावर को कैसे इंक्रीज़ करें। बहुत सारे उन्होंने सो कॉल्ड रिफॉर्म्स अपनी कंट्री में इस्टेब्लिश करे, जिनसे उनकी पावर को अनलिमिटेड करा गया और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते गए। बट देन वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुआ 1939 में, एंड इन 1941 जो रज़ा शाह पहलवी थे उनको अपनी गद्दी से और अपने पावर से हटना पड़ा ड्यू टू द ब्रिटिश और सोवियत प्रेशर। वो इसलिए क्योंकि 1941 में वो बहुत ज़्यादा प्रो नाजी दिखने लग गए थे एंड उनके बहुत ज़्यादा प्रो जर्मन कॉन्टैक्ट भी होने लग गए थे। सो ये एलाइड पावर्स को बात अच्छी नहीं लगी एंड ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन के एफर्ट्स कैसे उनको पावर से हटा दिया गया। एंड बाद में उनके जो बेटे थे मोहम्मद रज़ा पहलवी, वो वहाँ के नए शाह बने। और उसके बाद कुछ 5-6 साल चीज़ें ठीक चली, फिर एक बड़ा रनिंग पॉइंट आया 1951 में। गाइस जो 1951 था, उसमें जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे ईरान के, मोहम्मद मोसादेक, वो उन्होंने एक बहुत बड़ी पॉलिसी ईरान के अंदर इम्प्लीमेंट करी। आप जानते हैं कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक
आउटपुट है, इकोनॉमिक जो पूरी उनकी डिपेंडेंस है वो ऑयल के ऊपर है। जो कंट्रीज है सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, इन सब की जो मेजर इकोनॉमी है 60 to 70% इकोनॉमी का जो सोर्स है वो ऑयल से चलता है, कि वो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों को, उनके यहाँ बहुत सारे ऑयल की माइंस हैं। सेम चीज़ ईरान के अंदर भी है। उस समय 1951 तक जो ईरान की ऑयल, जो कंपनी ईरान की जो ऑयल रिसोर्सेज थे, वहाँ के जो ऑयल की बहुत सारी खदानें थी, उन सब पे पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश का था। ब्रिटिश वहाँ के ऑयल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे, वहाँ के ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते थे, अपने प्रॉफिट के लिए उसको सेल करते थे। और इस पॉलिसी को मोहम्मद मोसादेग ने चेंज करा 1951 में, और उन्होंने ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज्ड कर दिया। उनका ये ओपिनियन था कि ईरान के ऑयल रिसोर्सेज सबसे पहले ईरान के लिए यूज़ होने चाहिए, ईरान के लोगों के लिए बेनिफिट होना चाहिए, और बाद में किसी वेस्टर्न इंटरेस्ट को देखा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब से ईरान अपने लेवल पे ऑयल डीलिंग्स करेगा, एंड किसी भी थर्ड पार्टी को या किसी भी अंदर जो वेस्टर्न स्टेट है उसे इन सब चीज़ों में इन्फ्लुएंस करने नहीं देगा। इस चीज़ से जो अमेरिका और जो इंग्लैंड थे वो बहुत ज़्यादा अलार्म्ड हो गए, बिकॉज वो पहले से चिंतित थे, क्योंकि सोवियत इन्फ्लुएंस था वो लगातार ईरान के अंदर बढ़ रहा था। जो सोशलिज्म की पॉलिसीज़ थी, एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट कम्युनिज्म भी एक तरीके से ईरान के अंदर हम देख सकते थे। जो एक प्रो सोशलिज्म जो टिल्ट था मोहम्मद मोसेक का, वो एक हमें देखने को मिल रहा था, जिसके से जो अमेरिका था वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ इन सब चीज़ों से, और उसने फिर एक रजीम चेंज का ऑपरेशन शुरू करा। इस ये ऑपरेशन 1953 में करा गया, जिसके जो मेन फ्रंट रनर थे वो थे CIA और यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी M16। इन दोनों ने कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ मिलके एक ऑपरेशन शुरू करा, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन अजैक्स। एंड इस ऑपरेशन के अंदर जो मोसादेक थे उनको अपनी पावर से हटा दिया गया एक कू करके। एंड ये बहुत बड़ा गुस्से का कारण बना, क्योंकि जो मोहम्मद मोसादेक थे वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे ईरान के, और एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। वो लोगों ने वहाँ उनको चुन के भेजा था। पर 1953 में ईरान जो अमेरिका और यूके के एफर्ट्स के से उनको कू करके रजीम चेंज कराया गया और उनको पावर से हटा दिया गया। एंड इसके ऐसे जो शाह रजा थे, जो वहाँ के मोनार्क थे, उनको एब्सोल्यूट पावर मिली, बिकॉज जो एक अनदर पावर सेंटर था प्राइम मिनिस्टर के रूप में, वो वहाँ से ख़त्म हो चुका था ईरान से। इसके बाद जो रजा शाह पहलवी थे वो कंटिन्यूसली डिक्टेटर बने, उन्हें कंटिन्यूस सपोर्ट मिला वेस्टर्न कंट्रीज़ का, खासकर अमेरिका का, अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करने के लिए। बदले में उन्होंने जो अपने ऑयल रिसोर्सेज थे, ईरान की जो पूरी इकोनॉमी थी, वो वेस्टर्न इंटरेस्ट के ऊपर अपनी निर्धारित करी। अमेरिकन कंपनीज़ को, ब्रिटिश कंपनीज़ को ईरान के अंदर बुलाया, उनको कहा कि ऑयल की जितनी डीलिंग्स हैं वो सब कर सकती हैं। सो इस केस से उनको भी एक फ़ायदा हुआ कि जो वो डिक्टेटोरियल काम कर रहे थे, जो ऑटोक्रेटिक काम अपने अपने जो उसमें टेन्योर में कर रहे थे, उसको अमेरिका ने नज़रअंदाज करा। जो कि बाकी जगह पे डेमोक्रेसी की बात करते हैं और बात करते हैं कि उन्हें हर कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है, बट यहाँ पे अपने कुछ कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने इस चीज़ को इग्नोर करा। यहाँ तक कि जो रजा शाह थे उन्होंने अपनी एक सीक्रेट पुलिस भी बनाई, जिसका काम था पॉलिटिकल ओपोजिशन को ख़त्म करना, लोगों जो उनके खिलाफ बोलते हैं उन्हें गिरफ्तार करवाना, जेल में डालना, सेलेक्टिव किलिंग्स करवाना। उसके अलावा बहुत सारे तरीके जो एक डिक्टेटर अपनाता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेट के जो मशीनरी है उसको यूज़ करता है अपने ऑपोजिशन को ख़त्म करने के लिए और अपने आप को एक अनलिमिटेड पावर देने के लिए। इट इज़ लाइक अ कॉमन रूल फॉर एवरी डिक्टेटर इन ऑल द कंट्रीज़। अब हम थोड़ी बात करते हैं शाह के रूल की, जो 1953 से 1979 तक चला। इस रूल के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स रहे। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव्स इस 1953 से 1979 का जो रूल था, इसमें था द इंट्रोडक्शन ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, जो कि 1963 में इनिशिएट किया गया था। इसके अंदर जो उस समय के मोनार्क थे उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स ईरान के अंदर कंडक्ट करे, जैसे कि एक मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन करा उन्होंने ईरान का, बहुत सारी वेस्टर्न कंपनीज़ को ईरान के अंदर बुलाया, बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन्होंने ईरान के अंदर करवाया। उसके अलावा कई सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स उन्होंने ईरान के अंदर करे, लैंड रिफॉर्म्स भी उन्होंने कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने एक वुमेन सफरेज को भी अलाउ करा एंड वुमेन को भी एक इक्वल राइट्स देने की कोशिश करी, बिकॉज जो रजा शाह थे वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इंस्पायर्ड थे वेस्टर्न और कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से। एंड वो भी चाहते थे कि ईरान एक वेस्टर्न मॉडल पे चले, वेस्ट की कंट्रीज़ की तरह वो मॉडर्न लगे, मॉडर्नाइजेशन हो, प्रोग्रेसिव जो बिलीफ्स हैं वो अंदर आए, ईरान के अंदर एक तरीके से एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को जगह दी जाए। इसलिए उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन के थ्रू जो वेरियस वेस्टर्न आइडियाज़ थे उनको ईरान के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, और यहीं पे सबसे बड़ी उनसे गलती हो गई। उन्होंने ये तो कोशिश करी कि ईरान के अंदर रिफॉर्म्स हो, पर इसमें एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई।
ईरान में एक एरिया तो ऐसा था जो बहुत ही प्रोग्रेसिवली डेवलप करा, एजुकेशन इम्प्रूव हुई, लोगों में फ़ायदा आया, बहुत एक मिडिल क्लास ईरान के अंदर इमर्ज करा, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इन्जॉय कर रहा था इन नए रिफॉर्म्स का। जो एलिट लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में थे, एंड जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स थे, बड़े बड़े जो ऑयल कंपनीज थे, उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा था ईरान से लगातार तेल को एक्सट्रैक्ट करने का, बाहर के देशों में बेचने का। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रीमी लेयर थी जो ईरान सोसाइटी की, जो एलिट्स हो गए, रिच लोग हो गए, जो शहरों में रहने वाले बड़े लोग हो गए, ऑयल कंपनीज हो गए, उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ इन रिफॉर्म से। बट जो गरीब लोग थे, जो ईरान के रूरल एरियाज़ में रह रहे थे, जो थोड़े अनएजुकेटेड थे, एंड जो थोड़े से कंजर्वेटिव थे अपने आउटलुक में, उनको इन रिफॉर्म्स का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी कि इकोनॉमिक इनक्वालिटी क्रिएट हुई। एक अनदर रीज़न ये भी था कि जो ईरान के अंदर जो इस्लामिक जो क्लेरिक्स थे, जो मौलवीज थे इस्लाम के, वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे इन वेस्टर्न रिफॉर्म्स के खिलाफ। उनका कहना था कि वेस्टर्न रिफॉर्म से जो ईरान की जो ट्रू एक इस्लामिक इमेज है उसको धक्का लग रहा है, इस्लामिक क्रेडेंशियल्स को डैमेज करा जा रहा है, और इन सब के ऐसे जो इस्लाम है उसको एक इरोड करा गया है, एंड जो रजा शाह हैं वो बिल्कुल ही इस्लाम को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। ये बहुत से मौलवीज जो थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू बना, एंड इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा इन रिफॉर्म्स के खिलाफ। एंड सबसे बड़ी अगर हम मज़ेदार बात करें, बिकॉज इन रिफॉर्म्स में एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट हुई, लोगों को बहुत सारे एक जो वास्ट मेजोरिटी थी वो गरीब की गरीबी रही, उनको कोई भी फ़ायदा इकोनॉमी का नहीं हुआ, कोई भी रिफॉर्म्स का फ़ायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने देखा कि एक डिस्पैरिटी बढ़ रही है, लोगों में गरीबी और बढ़ रही है बहुत से एरियाज़ में, तो वो भी फंडामेंटलिस्ट जो इस्लामिक क्लरिक्स थे उनके साथ वो मोबिलाइज करे। तो जो पीरियड था उसके बाद 1970s का, वो बहुत ही टर्बुलेंट पीरियड ईरान की हिस्ट्री में माना जाता है। 1975 के बाद से लेट 1970s में ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो शुरू हुए, बिकॉज क्या बात है ना, अगर आप देखें तो पहली बात तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा, सारा जो प्रॉफिट है कुछ कॉरपोरेट्स, जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, वो जो विदेश के कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो सारा प्रॉफिट ईरान से लेके जा रही हैं। जो ऑयल के सारे रिसोर्सेज हैं वो उनका पे पूरा कब्जा वेस्ट का है। ईरान के लोगों की कोई अपनी ऑटोनॉमी, कोई सॉवरेनिटी है ही नहीं इसमें। उनको कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फ़ायदा नहीं मिला, उनको कोई भी जॉब्स नहीं मिली। इनफैक्ट बहुत से लोग जो थे गरीब के गरीब रहे, और वो फिर जो रजा साथ उनके ऑटोक्रेटिक जो मेजर्स थे उनको झेल रहे थे। वो अपनी गुंडागर्दी जो था ईरान के लोगों के ऊपर चला रहा था, अपनी सीक्रेट पुलिस से अपोजिशन को क्रश करा रहा था। तो इस सब का जो एक एक्यूमुलेशन बना वो एक ट्रिगर की तरह काम करा, और लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़का, और उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आया कि इस राजा को उखाड़ के फेंकना है। और इसके ऐसे जो इस्लामिक क्लरिक्स थे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। इसी दौरान एक बहुत बड़े इस्लामिक मौलवी, जो कि एक इस्लामिक क्लरिक थे ईरान के, जिनका नाम था अयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बने इस टाइम पे। वो एक ऐसे लीडर थे जो कंटिन्यूसली ईरान की जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो पहलवी डायनेस्टी थी उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे थे। बोल रहे थे कि जो पहलवी डायनेस्टी है इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के रूल्स को ये डिग्रेड कर रहे हैं, इस्लाम को ये बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे हैं। एंड इसलिए वो कंटिन्यूसली इस राजा शाह के खिलाफ, मोनार्क के खिलाफ बोल रहे थे। एंड जिसकी वजह से उन्हें 1964 के अराउंड एग्जाइल में जाना पड़ा था फ्रांस में, एंड उन्हें ईरान छोड़ के भागना पड़ा था। सो चीज़ें यहाँ से बढ़नी शुरू हुई, बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट शुरू हुई, और कुछ हम टाइमलाइंस पे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से पूरी ईरान की हिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। एक सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी डेट थी 8 सितंबर 1978 की। हम जानते हैं 3-4 साल से बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट बढ़ गए थे, अपराइजिंग्स हो रही थी, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, फंडामेंटलिस्ट, जो बहुत सारे कंजर्वेटिव लोग थे, वो सड़कों पे निकल के राजा शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे रिफॉर्म्स के बारे में, एंड पहलवी डायनेस्टी के खिलाफ ओपन प्रोटेस्ट हो रहे थे। एंड इसी में एक ट्रिगर हुआ 8 सितंबर 1978 को, जिस दिन को ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है, जिसमें मोनार्क की जो आर्मी थी उसने ओपन फायर कर दिया प्रोटेस्टर्स के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर, और इसमें तेहरान में करीब करीब कहते हैं हज़ारों लोग मारे गए। जिसके ऐसे ये एक फाइनल कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग की बात हम कहते हैं कि एक आग में एक चिंगारी लगाने वाला काम था। पहले लोग इतने ज़्यादा गुस्सा थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि अब उनकी जान ली जा रही है, उन पर ओपन फायर करा जा रहा है, तो जो पूरी बची कुछ लेजिटिमेसी भी इस रेजिम की थी वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इसके बाद मैसिव प्रोटेस्ट पूरे ईरान में फैल गए। तेहरान की सड़कों पे लोग एकदम उतर गए, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। उन्होंने बोला कि अब बस बहुत हुआ, इस इनजस्टिस और इस ऑटोक्रेटिक रूल को अब ख़त्म होना होगा, और रजा शाह को अब इस्तीफ़ा देके ईरान से पहले डायनेस्टी को उखाड़ के फेंकने का समय आ चुका है।
फिर जो टाइमलाइन थी बहुत तेज़ी से बदली, लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर जा चुकी थी सरकार के भी। सरकार ने कोशिश करी ऑटोक्रेटिक मेजर्स से क्रश करने की चीज़ों को, लोगों को जेल में डालने की, पर अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। अब फाइनली हम कह सकते हैं कि जो लोगों का गुस्सा था वो इस लेवल पे चला गया कि अब सरकार ने भी घुटने टेक दिए लोगों के सामने। 16 जनवरी 1979 को जो शाह रज़ा थे वो ईरान छोड़ के भाग गए, बिकॉज पता था तो लगी गया वो उसे भी कि अब उसका बचना मुश्किल है, एंड ज़्यादा रहा तो कहीं उसे भी उड़ा ना दें जनता वहाँ की और मार ना डाले उसे, तो वो अमेरिका के सपोर्ट से ईरान से छोड़ के भाग गया। और 1 फरवरी 1979 को जो अयतुल्ला खोमेनी थे, जो 14 साल से फ्रांस में रह रहे थे एग्जाइल के रूप में, वो वापस ईरान लौटे और उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करा गया। उन्हें एक नेशनल हीरो की इमेज दी गई। बहुत सारे जो लोग, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग थे, उन्होंने उनको अपना नेक्स्ट लीडर माना और उन्होंने उनसे अपील की कि वो ईरान को गाइड करें और अगले ईरान के रूलर बने और एक नई शुरुआत करें ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम में। 11 फरवरी को ऑफिशियली जो मोनार्की थी वो कोलैप्स कर गई ईरान में, और पहलवी डायनेस्टी जो 1925 से चली आ रही थी उसका इस दिन अंत हो गया और रज़ा शाह पहलवी अब एक फॉर्मर मोनार्क बन के रह गए और अमेरिका में उनको भागना पड़ा, शरण लेनी पड़ी। इसके बाद अप्रैल में रेफरेंडम कराया गया, जिसके बाद ईरान ने अपने आप को फॉर्मली इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और अयतुल्ला खोमेनी वहाँ के सुप्रीम लीडर बने। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जितने भी वेस्टर्न आइडियाज़ थे, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट थे, उनको पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। सारे मॉडर्नाइजेशन के रिफॉर्म्स, जितने भी लैंड रिफॉर्म्स, जितने भी टाइप के रिफॉर्म्स करे गए थे हर फील्ड में, इकोनॉमी की फील्ड हो, रिलीजन की फील्ड हो, उन सब रिफॉर्म्स को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया, एंटी इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया गया। और अयतुल्ला ने स्ट्रिक्टली इसमें बोला कि वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को बढ़ने नहीं देंगे और वेस्टर्न रिफॉर्म्स को ख़त्म करेंगे और ईरान को पूरे एक इस्लामिक रिपब्लिक की तरह ट्रीट करा जाएगा और इस्लाम को फिर से जो है फ्लरिश करा जाएगा और इस्लाम को फिर से एक सुप्रीमेसी की जो रोल है उसको दिया जाएगा ईरान के अंदर, और इस्लाम का जो एक गोल्डन एज थी उसको एस्टेब्लिश करा जाएगा ईरान में। इसके बाद अगर हम देखते हैं सो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे भी पड़ा। हम देखते हैं कि जैसे 1970s तक तो जो रज़ा शाह थे वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस में थे अमेरिका के, बहुत अच्छे दोस्त थे अमेरिका के, वेस्ट के। सो ईरान और अमेरिका के रिलेशन भी अच्छे थे, कंटिन्यूस हेल्प आती थी अमेरिका से। बट इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो बहुत सारी पॉलिसीज़ वहाँ के अयतुल्ला खोमेनी ने अपनाई, जैसे कि वेस्टर्न रिफॉर्म्स को ख़त्म करना, वेस्टर्न रिफॉर्म जितने भी पुराने किए गए थे उन सबको उखाड़ के फेंकना, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देना, एंड सबसे बड़ी जो बात थी, सारी विदेशी कंपनियों को जो ऑयल के ऊपर अपना दावा ठोक रही थी उन सबको ईरान से बाहर फेंक दिया गया। ऑयल को नेशनलाइज कर दिया गया। ईरान के जितने रिसोर्सेज थे उनको ईरान की सरकार ने अपने अंडर ले लिया। एक सोशलिस्ट काइंड ऑफ पैटर्न को अपनाया गया एंड सीधा सीधा ईरान ने अपने जितने भी टाइज थे अमेरिका के साथ वो ख़त्म कर दिए। इसका सबसे बड़ा ट्रिगर मिलता है नवंबर 1979 में, जब 52 अमेरिकन्स को, जो 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे, उन्हें 400+ डेज तक हॉस्टेज बना कर रखा गया ईरान के अंदर। सो इसके बाद जो ईरान और अमेरिका के रिलेशन थे हमेशा के लिए अब ख़त्म हो गए। बहुत टेंशन वाले रिलेशनशिप हो गए, जिनको हम आज भी देख सकते हैं कि ईरान के ऊपर आज इतने सारे सैंक्शंस हैं, अमेरिका की आज ईरान से बनती नहीं है, दोनों आपस में लड़ते हैं। ईरान का जो है तरीके से बाइकआउट वेस्टर्न कंट्रीज़ करने की कोशिश करती हैं। सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ थी कि जो है ईरान पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ का बहुत ही दुलारा था, बहुत ही फेवरेट कंट्री था, वो आज उनकी नज़र में खटकता है और कई हज़ारों सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए गए हैं। और अब हम देख रहे हैं एक नया फेज़ बन रहा है जिसमें ईरान जो है वो अपनी इकोनॉमिक जो हालत है उसे सुधारने के लिए रशिया के पास जा रहा है। अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस वो रशिया और चाइना के साथ बिल्ड कर रहा है ताकि वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को ख़त्म करके, सैंक्शंस के मार को ख़त्म करके अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस को बढ़ा सके और एक ऑल्टरनेटिव रूट्स को एस्टेब्लिश कर सके रशिया और चाइना के ज़रिए और अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सके। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी रिसर्च इतनी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिए और आपका मन हो तो मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। और मैं कोशिश करूँगा रेगुलर आने की। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब खुश रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू एवरीबॉडी।